राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ तुलसी वर्मा। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरा बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। लगातार हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी मिल ही नहीं रहा है। जो पानी मिल रहा है वो सुरक्षित नहीं है और पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालात खराब है। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से लगभग 25,240 पानी के सैंपल्स लिए हैं। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही वजह है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और भविष्य की सुरक्षा जैसे जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसी पर आज हम कुछ मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पेयजल संकट लगातार बना हुआ है। हरियाणा में गर्मी से पहले ये खास एक बड़ी समस्या आ चुकी है। अगर इस मौसम में ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मी में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो पानी मिल रहा है वो उतना पर्याप्त नहीं है, और जो मिल भी रहा है तो पीने योग्य नहीं है। जनता करे तो करे क्या? पेयजल संकट से अगर आप भी परेशान हैं, आज हल्ला बोल में हम खास चर्चा करेंगे। पेयजल संकट से अगर आप भी परेशान हैं, पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर हमने बात की, लोगों की राय सुनी। आम दर्शक हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने, अपनी बात उन्होंने रखी। हिसार, सिरसा, हर जगह से हमारे पास कॉल्स आए, लोगों ने अपनी बात रखी, बताई समस्या कि किस तरह उनके इलाके में पेयजल समस्या बनी हुई है। और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, शामिल होंगे। संजय कश्यप अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं जल शक्ति केंद्र के। वहीं दूसरी हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर दिव्या मंगला, डिप्टी CMO हैं यमुनानगर। डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा, उप सिविल सर्जन। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजय कश्यप जी, जल शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं आप। पहला सवाल आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करते हुए पूछना चाहूंगी कि आखिर ये नियमितता अभी कैसे शुरू हो गई? जल की समस्या अभी कैसे आ गई? अभी तो पूरा गर्मी का मौसम बाकी है, सर्दियां चल रही हैं, जनता अभी से त्रस्त कैसे? जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, नमस्ते, बताइए जी। मैं जल शक्ति केंद्र नहीं है मेरा जल शांति केंद्र है, यानी कि सेंटर फॉर वाटर पीस। जी शक्ति नहीं, हम शांति की बात करते हैं जी तो ये थोड़ा अंतर है। जी। तो इसमें जो आपका हरियाणा का लगातार ये जो पहले कार्यक्रम भी हो चुका, उसमें भी मुझको आपने शामिल किया था। जी और लगातार हरियाणा ही नहीं बल्कि इंदौर से आप जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इंदौर एक ऐसा नगर महानगर माना जाता है जो स्वच्छता की दृष्टि से प्रथम अव्वल है। और आपके कार्यक्रम के बाद फिर अमरोहा, आपके कार्यक्रम के बाद फिर उधर उन्नाव, और ऐसे अनेक जगह से अब पानी खराब, हमारे गाजियाबाद में जहां मैं रहता हूं वहां पर भी खराब पानी है, या पानी की उपलब्धता कम है, या पानी जिस समय चाहिए होता है उस समय नहीं मिलता, या पानी उन समय में भी नहीं मिलता जिस समय में आमतौर पर जब मिलता था, जैसे ये समय। ये सारी चीजें लगातार अब सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जो पानी को गंभीरता से, पानी की अवस्था को, पानी की व्यवस्था को, दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। संजय जी, आपको क्या लगता है क्या कारण है? मैं सवाल भी आपसे वही है, क्या कारण है? क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, पानी की समस्या आमतौर पर होनी नहीं चाहिए, अभी कैसे हो गई?
मैं वही बता रहा हूँ। तो पानी की अवस्था और पानी की व्यवस्था, इन दोनों पर सोचना पड़ेगा सरकारों को, जन सरोकारों वालों को, और कार्यपालिका न्यायपालिका सबको। जी। ये जो अभी समय चल रहा है, ये अभी आप साल का जनवरी या फरवरी मान रहे हैं, हम्म। लेकिन जब ये इसको इस तरह लगाया जा सकता है कि हमारे बैंक में यदि हमारा पैसा खर्च हो रहा है और हम उसमें पैसा डाल नहीं रहा, तो वो समय जल्दी आ जाता है जब हम कंगाल हो जाते हैं। हमारा अभी स्थिति वही है। लगातार आप पहले ग्रे जोन, फिर डार्क जोन, और डार्क जोन में भी अब अल्ट्रा डार्क जोन, और उसमें से भी लगातार पानी निकाल रहे हैं। हरियाणा पंजाब की ये स्थिति है कि वो जिस प्रकार की फसलें ले रहे हैं, मैं हरियाणा पंजाब में पहले ये हाल था कि वो उधर तक ही था, यानी कि जो हरियाणा से और पंजाब से लगे हुए जिले थे। अभी फरीदाबाद में, पलवल में, इधर भी वो फसलें ली जाने लगी हैं, जबकि पानी उनका, यमुना का पानी ले जी। नहीं सकते। हमको उन्होंने बुलाया था कि, तो हमने कहा साहब ये सिंचाई तालाब से करनी चालू करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले बहुत सारी, यानी फेमन इंक्वायरी कमीशन आया था 1943 में आया था, जब एक अकाल पड़ा था, तो उसने बताया था कि सारी व्यवस्था तालाबों से सिंचाई करेंगे तो आसान होगा। अभी हम नहरों पर जोर डाल रहे हैं, भूगर्भ पे जोर डाल रहे हैं, तो ये पानी की अवस्था व्यवस्था जी। दोनों बिगाड़ने के जिम्मेदार हम हैं। इसीलिए पानी हमको नहीं भी मिल रहा है, और जहां मिल रहा है वो गंदा मिल रहा है। जी, दिव्या, डॉक्टर दिव्या मंगला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगला सवाल मैम आपसे ही है कि राज्य में पेयजल संकट की जो वर्तमान स्थिति है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और सीएमओ की कोई अगर रिपोर्ट हो तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ वो जानकारी साझा कीजिए। हमें ये समझना चाहिए कि पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी बॉडी लगभग 60 टू 65 टू 70% हमारे शरीर के अंदर पानी है। इसीलिए पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, कम से कम 8 ग्लास पानी पीना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारी किडनीज ठीक से फंक्शन करें, हमारी स्किन ठीक रहे, मतलब सारे ऑर्गन्स जो बॉडी के, यहाँ तक कि जॉइंट्स के लिए भी पानी की मात्रा, डिहाइड्रेटेड ना होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसी तरह से अगर पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है या कंटेमिनेटेड है, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों को हम अपने अंदर ले सकते हैं। और इन जो पानी, प्रदूषित पानी अगर हम पीते हैं, तो इन बीमारियों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो वो जो बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, जैसे लूज मोशन जिसको हम कहते हैं, या दस्त लग जाना, डाइसेंट्री जिसमें कि लूज मोशंस के साथ साथ ब्लड भी आने लग जाता है स्टूल्स में, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, पोलियो, जो कि लगभग अभी हम लोग उससे पार पा चुके हैं, बट इट इज नॉट 100%। तो हमें ये खतरे होते हैं। और अगर उसमें सलाइन वाटर है या हार्ड वाटर है, या उसमें आर्सेनिक की लेवल ज्यादा है, या हैवी मेटल्स है, लेड है, फ्लोराइड है, तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है, और वो अलग तरह की बीमारियां होती हैं। अब कई बार जो हमारे पास पानी म्युनिसिपल के नल से आ रहा होता है, अगर उनकी पाइप्स में अगर लेड की मात्रा ज्यादा है, तो वो हमारे पीने के पानी में आ जाती है, तो उससे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। और अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। आर्सेनिक की लेवल ज्यादा है, तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है जिससे पैरासाइट्स अगर पानी में होते हैं, तो हमारी आंखों में ट्रिकोमा हो जाता है, जो कि बहुत इट इज अ सीरियस आई इन्फेक्शन, जो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं। तो जो एक और जैसे जैसे ग्राउंड वाटर की लेवल भी नीचा हो रहा है, और वो कंटामिनेट भी होता जा रहा है, तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पानी, जैसे हम कोई भी कहीं पे भी पानी पी लें, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। स्पेशली अगर जो हमारी, जैसे अगर हम देखें, हमारे पूरे हरियाणा में 7,000 प्लस विलेजेस हैं, उसमें से 3,000 में बहुत पानी का संकट है। जैसे अभी जो पहले मेहमान है वो बता रहे थे कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें भी हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उससे भी पानी जो ग्राउंड वाटर है, उसके अंदर नाइट्रेट की लेवल बढ़ जाती है। तो ये सब पानी जब हम पीते हैं, अगर हम उसको ठीक से प्योरीफाई करके नहीं पीते हैं, तो ये हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डाल सकता है।
जी वाटर प्योरिफिकेशन के बड़े अच्छे मेथड्स हैं। जो हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमारे पास आरओ है, यूवी लाइट्स होती हैं टू प्योरीफाई द वाटर। बट ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर रूरल एरियाज में है, जहां पर कई बार ये सारी जो उपकरण है जैसे आरओ है, वाटर प्योरीफायर्स या यूवी लैंप्स हैं, ये सब बिजली से जी चलते हैं। जी तो अगर रूरल एरिया है और अगर बिजली की भी समस्या है या किसी ने अगर नहीं लगवाए, तो एक बड़ा आसान तरीका होता है, जैसे वाटर को बॉईल कर लो। बॉईल करने से वाटर को सारे बैक्टीरिया, वायरसेस वो हट जाते हैं पानी से। और अगर सेलाइन वाटर है, हैवी मतलब जिसको हम कहते हैं ना हार्ड वाटर है, उसके लिए एक पतला कपड़ा जो कि मलमल टाइप हो, उससे छान सकते हैं। तो ये कुछ अगर और कुछ नहीं कर सकते तो 7-8 घंटे जब अच्छी धूप हो, वाटर को एक जी ग्लास की कांच की बोतल में रख के अगर 7-8 घंटे 5-6 घंटे की धूप भी लगा दे, तो उससे भी उसके बैक्टीरिया, जी जी वायरसेस थोड़े जी हमारी अगली कर, मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुमन, आपसे सवाल ये है मेरा कि पानी की गुणवत्ता को कैसे जांचा जाए, या आम जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आम घरों में, हमारे घर में जो टैंकर से पानी आता है या जो सरकारी नल से पानी आता है, वो पीने योग्य है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, या हम कैसे समझ सकते हैं कि जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य है? डॉक्टर देखो, सुमन। इसके लिए जैसे नमस्कार जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए हमारे पास जो हम लोग वाटर सैंपलिंग भी कराते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी सैंपल कराता है नल के, और उसमें वो कल्चर मीडिया से करते हैं। हमारे यहाँ जो लैब होती है उसमें हम टेस्ट करते हैं, तो कल्चर में देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो एक सिस्टम है जो कि वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है। अगर हम खुद चाहें तो आजकल हमारे पास मार्केट में ऐसी स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं जो कि बैक्टीरिया का भी पता लगा सकती है और केमिकल्स का भी पता लगा सकते हैं कि कितने केमिकल्स हमारे इसमें हैं। ऐसे जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, बैक्टीरिया वो बनाती हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्ट्रिप भी आती है, जिसमें उसमें पानी में हम डालते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि 20 ml के आसपास वाटर होता है, बॉटल्स होती हैं। उसमें अगर वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, तो उसको उसमें इससे पता लगता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा है और वो हमारा पानी पीने लायक नहीं होता। तो ये हमारे कुछ एक केमिकल्स हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा वाटर टोटल डिजॉल्व साल्ट, TDS, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उसकी भी हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं। तो उसकी भी स्ट्रिप्स आती है, उससे पता लग जाता है कि हम लोग कैसे उसका टेस्ट का कर सकते हैं, कितना साल्ट है उसके अंदर डिजॉल्व है जो कि एक्सेप्टेबल है। 50 to 150 तक तो है वो जो नॉर्मल माना जाता है। जो क्वालिटी हमारी इंडिया के अंदर है 500 तक हम सेफ ड्रिंकिंग मानते हैं, 500 से ऊपर हम अनसेफ मानते हैं टोटल डिजॉल्व साल्ट्स की। तो ये कुछ एक हमारे पास जो केमिकल ये मेथड्स हैं जिससे हम अपना टेस्ट कर सकते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो क्वालिटी का है या नहीं है। जी संजय जी, अगला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि जल शांति केंद्र के अध्यक्ष भी हैं आप, तो सवाल कुछ थोड़ा सरकार के लिहाज से भी पूछ लिया जाए कि सरकार इतनी योजनाएं सरकार चला रही है, हर घर नल जल योजना की भी एक योजना है, तो सरकारी पेयजल जो योजनाएं हैं उस जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रही हैं? इतने फंड जारी कर रही है सरकार, उसके बाद भी ये हाल क्यों? आपकी क्या राय है? नहीं, एक तो ये सरकार का बात मैं नहीं रह सकता, मैं खुद एक NGO मैं ट्रस्ट में है, तो सरकार का तो नहीं, आपका देखिए, रिएक्शन क्या है? आपकी मैं जानना चाहूंगा रिएक्शन क्या है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो ये समाज पहले अपने 5 डिवाइस जो होते अवयव हैं, वो जो आप सब लोग जानते हैं, पानी भी उसमें से एक है। तो समाज सदा से अपने इन 5 अवयवों की रक्षा करता आया है, करने की आदत थी। लेकिन आज से 200 या 300 साल पहले जब अंग्रेज आए, उन्होंने समाज का जो कनेक्शन था इन अवयवों से बहुत साधारण तरीके से उनको अनपढ़ या उनको गांव वाला कहकर उनसे खत्म करवाया। सरकार ने ये सिस्टम अपने हाथ में लिया, जिससे समाज का डिस्कनेक्ट हुआ इन सारे चीजों को देखने परखने से। जैसे आज चाहे तालाबों की स्थिति ले लेते हैं आप, चाहे नदियों की स्थिति ले लेते हैं आप, सतही पानी से काम चलाना ये सामान्य भारतीय परंपरा का सब लोग जानते थे कि नदियों के किनारे हम लोग बसते थे, तालाबों के किनारे बसते थे, उनसे सिंचाई होती थी और उनसे ही हम अपना सारा काम करते थे। अगर कुएं से पानी लेना है तो पानी लेने का संजय जी, आपके हिसाब से यहाँ पे जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ। तो पानी लेने का काम जो करती थी वो लगता था, समाज को लगता था कि हमको मेहनत से पानी निकालना, कितना पानी निकालना, कितना काम करना है। अभी सरकार ने क्या करा,
तो सरकार के आने से क्या हुआ कि हमको एक छोटा सा पाइप पानी दे रहा है, जो आपने भी बात कही, नल से संजय जी वक्त बहुत कम है, मुझे एक और भी एक सवाल है जिसमें मैं तीनों का थोड़ा रिएक्शन लेना चाहूंगी। संजय जी माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है संजय जी, आपको मैं यही रोक रही हूँ। और एक और सवाल है जिसमें आप सभी का तीनों का छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैम आप दोनों बताइएगा कि तत्कालिक समाधान क्या हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा समाधान जिससे हम गंदे पानी पीने से बच सके। अगर जिनके पास कोई मतलब उपाय नहीं है, वो उस पानी को पीने को मजबूर हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कोई त्वरित समाधान। मैम सबसे पहले डॉक्टर दिव्या मैम आप बताइए। अगर कोई, जैसे हमारे पास आरओ नहीं है या हम पानी को बॉईल भी नहीं कर सकते, धूप निकली हुई है, तो अगर हम प्लास्टिक या कांच की बोतल में पानी को रख देते हैं धूप में, तो उससे भी कई बार बैक्टीरिया, वायरसेस और वो नष्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग बड़ा आसान तरीका है जिससे कि पानी पीने के लायक हो जाता है, उससे कई बैक्टीरिया, वायरसेस कम हो जाते हैं। बट अगर उसमें आर्सेनिक या फ्लोराइड या लेड है, वो बॉइलिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमारी सरकार मतलब इस बात से काफी अलर्ट है, और तभी आजकल जो भी घर बन रहे हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम है, ताकि ग्राउंड वाटर को हम जो बारिश से आता है वो हम फिर से रिसाइकल और डॉक्टर सुमन माफ कीजिएगा दिव्या मैम, समय बहुत कम है। डॉक्टर सुमन आप भी एक छोटा सा अपना रिएक्शन दीजिए, लास्ट क्लोजिंग, क्या त्वरित समाधान हमारे पास। मैडम ने कहा ना, डॉक्टर देविया ने, कि पानी पीने के लिए सेफ जो है ना, सबसे सेफ और टाइम टेस्टेड है वो बॉइलिंग है। पानी को उबाल के रख सकते हैं, उबाल के ठंडा करके हम पानी पिए तो वो सेफ रहता है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम पानी को थोड़ी देर उसको रख दें, उसमें जितने भी वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर का पानी होता है ना, उसको हम छान के पी सकते हैं, छान के उबाल करके ठंडा पानी पीना। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है दर्शक जो आपके सुझाव मिले उसे अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करेंगे और एक अच्छा पानी पीने उनको मिलेगा। और फिलहाल मेरे साथ हल्ला बोल में इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।